नमस्कार और स्वागत है आपका। वेलकम टू द गोल बुक समरी में। ये कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक सफ़र है। यह सफ़र है आपके अंदर छुपे उस लक्ष्य की ओर जो आपको बुला रहा है। लेकिन इस सफ़र को शुरू करने का एक नियम है। इसे सिर्फ 2 समय पर ही सुने, या तो सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि ये वो समय होता है जब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा खुले और ग्रहणशील स्थिति में होता है। इसी समय पर जो बातें आप सुनते हैं वो सीधा आपके अंदर गहराई तक उतर जाती है और वहीं से आपकी सोच, आपके फैसले और आपका भविष्य बनता है। अगर आप इस समरी को दिन में, भाग दौड़ में या किसी काम के बीच में सुनेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। इसलिए इसे केवल तभी सुने जब आप एकदम शांत, आरामदायक और खुले मन से सुनने के लिए तैयार हों। इस वेलकम सेक्शन का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको इस सफर के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। आप एक ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां आप खुद को गहराई से समझेंगे, अपने लक्ष्यों को साफ देख पाएंगे और उन तक पहुंचने की रणनीति सीखेंगे। तो अब गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत करिए और खुद से वादा करिए कि ये समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपके सपनों के लिए। आपका स्वागत है अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम रखने के लिए। यह शुरुआत है एक नए जीवन की। हर इंसान के भीतर एक अपार शक्ति छुपी होती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे अंदर अनगिनत संभावनाएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, शिक्षा, अनुभव और असफलताएं हमें यह सिखा देती हैं कि हम सीमित हैं, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमें टैलेंट नहीं मिला या हमारे पास सही साधन नहीं है। लेकिन इस किताब का पहला अध्याय इसी सोच को तोड़ने के लिए है। अनलॉक योर पोटेंशियल, यानी अपनी क्षमता को जगाओ। सिर्फ एक विचार नहीं है, यह जीवन का एक नया दृष्टिकोण है। यह अध्याय कहता है कि तुम में वह सब कुछ पहले से मौजूद है जो तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने अब तक उसे देखा नहीं, पहचाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, भीतर झांको और अपने आप से मिलो, उस असली शक्ति से जिसे तुमने कभी छूने की हिम्मत नहीं की। हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है कि बाहर देखो, दुनिया को समझो, दूसरों की तरह बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि अपनी ही आत्मा के अंदर भी एक ब्रह्मांड छुपा है। यही कारण है कि हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर चकित होते हैं और खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन किताब बार बार एक बात पर जोर देती है, तुम में जो क्षमता है वह किसी भी महान व्यक्ति से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी क्षमता को जगाया और तुमने उसे सुलाया हुआ रखा है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया को बनाती है। अगर हम खुद को कमजोर मानते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस अध्याय में लेखक बहुत सरल शब्दों में यह समझाते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम सोचते हैं मैं नहीं कर सकता तो हमारे दिमाग में एक दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मैं कर सकता हूं तो उसी क्षण हमारे अंदर की ऊर्जा जाग जाती है। यही ऊर्जा हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत होती है। लेखक हमें कुछ बेहद शक्तिशाली तरीके बताते हैं जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। सबसे पहले है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने में आनंद आता है, किस काम को करने से मुझे समय का होश नहीं रहता। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं तो हमारे अंदर के जवाब बाहर आने लगते हैं। इसके बाद लेखक कहते हैं कि खुद को आलोचना से मुक्त करो। अक्सर हम खुद को ही नीचा दिखाते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन यह सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तब तक हम अपनी शक्ति को नहीं जगा सकते। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर सुबह एक आईने के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए,
मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरुआत में ये शब्द नकली लगेंगे, झूठे लगेंगे, लेकिन रोज बोलते रहो। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी हकीकत बन जाएंगे। लेखक एक और जरूरी बिंदु पर ध्यान दिलाते हैं, बीते समय की परछाइयों से बाहर निकलना। हम में से अधिकतर लोग अतीत की असफलताओं, तकलीफों और निराशाओं को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने देते हैं। लेकिन अगर हम बार बार अपने बीते दर्द को दोहराते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा वहीं जमी रहेगी। किताब कहती है, तुम्हारा अतीत तुम्हारी परिभाषा नहीं है। अगर तुमने कभी हार मानी थी तो वह सिर्फ एक पल था, पूरी जिंदगी नहीं। अपनी पुरानी गलतियों को अनुभव बनाओ, बोझ नहीं। यही सोच तुम्हारी छुपी क्षमता को बाहर लाने का रास्ता है। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, दृष्टिकोण बदलना। जब हम किसी स्थिति को नई आंखों से देखते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया तो उसे नकारात्मकता से नहीं बल्कि सीख की तरह देखो। शायद वो तुम्हें यह दिखा रहा था कि तुम्हें और मजबूत होना है, या शायद वह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। हर अनुभव के पीछे एक छुपा हुआ तोहफा होता है, उसे ढूंढो। यही नजरिया तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली बना देगा। इसके साथ ही लेखक ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन को भी बहुत जरूरी मानते हैं। ध्यान हमें हमारे भीतर की आवाज सुनने की शक्ति देता है, जबकि विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति हमें अपने सपनों को असलियत की तरह देखने की कला सिखाती है। जब तुम रोज अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके महसूस करते हो जैसे वो पूरा हो चुका है, तो धीरे धीरे वो सपना सच बनने लगता है। यही नियम हमारे अवचेतन मन का है, जो हम बार बार सोचते हैं वही असलियत बनता है। अंत में यह अध्याय हमें एक वादा करने के लिए कहता है, मैं अब अपनी ताकत को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं हर दिन खुद को और बेहतर बनाऊंगा। मैं वह सब कुछ बन सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं। जब आप ये वादा खुद से करते हैं तो एक नई शुरुआत होती है। आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे होते, आप अपने भीतर छुपे एक योद्धा को जगा रहे होते हैं। तो यह अध्याय एक दरवाजा है उस शक्ति का जो हमेशा से आपके अंदर थी लेकिन सोई हुई थी। अब समय है उसे जगाने का। अपने भीतर देखिए, खुद से मिलिए और उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो हर दिन आपको एक कदम और करीब ले जा सकती है, उस लक्ष्य तक जो आपके लिए बना है। आप में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस अब जागना है, चलना है और जीतना है। तुम्हारे सपनों के रास्ते में सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारी खुद की सोच। उसे बदलो और पूरी दुनिया बदल जाएगी। जीवन में हर कोई किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा है, कोई मजबूरी में, कोई आदत में, कोई दूसरों की मर्जी से और कुछ लोग अपनी शर्तों पर। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, अगर आप अपनी जिंदगी को खुद नहीं चलाते तो कोई और उसे आपके लिए चला देगा। और जब तक आप खुद की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप वही जिंदगी जिएंगे जो हालात, समाज या किस्मत ने तय की है, न कि वो जिंदगी जो आपके दिल ने चाही थी। यह अध्याय टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ यानी अपने जीवन की जिम्मेदारी लो पर आधारित है, जो एक बहुत ही जरूरी और जागरूक करने वाला विचार है। हम में से ज्यादातर लोग खुद को हालात का शिकार समझते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे घर का माहौल सही नहीं था इसलिए मैं पीछे रह गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब तक आप दूसरों या हालात को अपनी स्थिति के लिए दोष देते रहेंगे, तब तक आप अपनी शक्ति किसी और को सौंपते रहेंगे। और जब तक आप ये समझ नहीं लेते कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, तब तक कोई असली बदलाव नहीं हो सकता। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है। अगर आप आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, तो आप बदलाव की दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करें, लेकिन वहीं रुके नहीं। अपने आप से ईमानदारी रखें, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे, तब तक आप खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। यह अध्याय बार बार हमें यह याद दिलाता है, आप अपने जीवन के लेखक हैं और आप ही तय करते हैं कि आपकी कहानी कैसी होगी। लेखक समझाते हैं कि जब कोई इंसान अपने जीवन की कमान दूसरों के हाथ में देता है, तो वह अपने फैसलों से नहीं
परिस्थितियों की प्रतिक्रियाओं से जीने लगता है। जैसे ही कोई आलोचना करता है, हम हिल जाते हैं। जैसे ही कोई तारीफ करता है, हम फूले नहीं समाते। यानी हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि एक जागरूक व्यक्ति दूसरों की राय से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलता है। और यही अंतरात्मा तभी बोलती है जब आप खुद को सुनने की हिम्मत करते हैं। अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास बताते हैं, जीवन की समीक्षा करना, लाइफ ऑडिट। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को देखें और खुद से पूछें, 1. क्या मैं अपने करियर से संतुष्ट हूं? 2. क्या मैं जिस तरह की जिंदगी जी रहा हूं वो मेरी पसंद की है या किसी और की? 3. क्या मैं अपने रिश्तों में सच्चा और संतुलित हूं? 4. क्या मैं अपने स्वास्थ्य, अपने समय और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले रहा हूं? इस अभ्यास से हम यह समझते हैं कि जिंदगी का हर हिस्सा हमारे ध्यान और निर्णय का परिणाम है। अगर कुछ सही नहीं है तो हमें खुद उसे ठीक करना होगा। किसी और का इंतजार करना या हालात के बदलने की उम्मीद करना सिर्फ समय की बर्बादी है। लेखक यह भी बताते हैं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय सही होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, उन्हें दोहराएंगे नहीं और जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे। यह सोच आपको विक्टिम मोड से बाहर निकालती है और विजेता मोड में ले जाती है। एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरी है, तो आप हर उस चीज को बदल सकते हैं जिससे आप असंतुष्ट हैं। यह अध्याय एक और बेहद जरूरी विषय पर चर्चा करता है, डर का सामना करना। डर, संकोच और आत्मसंदेह ऐसे भाव हैं जो हमें अपने जीवन पर नियंत्रण लेने से रोकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया और असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जो लोग अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, वे डर से नहीं भागते, वे डर को देखते हैं, पहचानते हैं और उसके बावजूद कदम उठाते हैं। यही असली साहस है। इस अध्याय में एक और बेहद शक्तिशाली विचार सामने आता है, एक्शन यानी कार्रवाई। लेखक कहते हैं कि सोचने से, योजना बनाने से, सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि आप हर दिन एक छोटा कदम ना उठाएं। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप केवल सोचते नहीं बल्कि काम करते हैं। आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, अपनी ऊर्जा को दिशा देते हैं और अपना समय उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। लेखक कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने का एक और हिस्सा है ना कहना सीखना। जब आप खुद के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं तो आप दूसरों को बिना सोचे हाँ नहीं कहते। आप समझते हैं कि हर हाँ जो आपने किसी और के लिए कही है वह कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। इसीलिए सच्चा जिम्मेदार व्यक्ति वही है जो अपने समय, ऊर्जा और ध्यान की रक्षा करना जानता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार निर्णय लेता है। अध्याय में बताया गया है कि जब आप खुद को अपने जीवन का नेता मान लेते हैं तो एक बदलाव अपने आप आ जाता है। आप शिकायतें करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसका हल भी आपको ही निकालना है। शिकायत करना, दूसरों को दोष देना या किस्मत को कोसना, ये सब बस समय की बर्बादी है। असली जिम्मेदारी ये है कि आप हालात चाहे जैसे भी हों, उनसे कैसे निपटते हैं, वह आपके हाथ में है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके हर रोज के छोटे फैसलों से तय होती है। क्या आप सुबह समय पर उठते हैं या नहीं? क्या आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं या टालते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं या खुद को बेहतर बनाने में? ये छोटे छोटे फैसले ही मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, हर दिन को गंभीरता से लो, क्योंकि हर दिन तुम्हारा जीवन है। अध्याय के अंत में लेखक हमसे एक वादा करवाते हैं, मैं अब से किसी और को अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपनी दिशा तय करने नहीं दूंगा। मैं ही अपने जीवन का मालिक हूं और मैं ही अपनी कहानी को बदल सकता हूं। यह वादा छोटा दिखता है, लेकिन अगर इसे सच्चे मन से निभाया जाए तो यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। निष्कर्ष, यह अध्याय एक आवाज है
जो आपके अंदर सोए हुए उस योद्धा को जगाना चाहती है, जो हालात से नहीं डरता, जो जिम्मेदारी से नहीं भागता और जो अपनी जिंदगी को खुली आंखों से देखता है। यह अध्याय कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आप खुद को कम मत समझो। आप वही बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, लेकिन पहले अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लो। दूसरों की नहीं, हालात की नहीं, सिर्फ अपनी। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में स्पष्टता हो, दिशा हो और वह सफलता की ओर बढ़ता जाए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन और उलझन बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वे अपनी जिंदगी ऐसी दिशा में ले जा रहे होते हैं जो उनके मूल्यों, वैल्यूज से मेल नहीं खाती। यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट नहीं करते, तब तक आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, वो सच्ची संतुष्टि नहीं देगी। क्लैरिफाई योर वैल्यूज, यानी अपने मूल्यों को स्पष्ट करो। यह अध्याय बहुत ही गहराई से बताता है कि आपके जीवन की नींव क्या है। जैसे किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही आपकी सोच, निर्णय, लक्ष्य और व्यवहार सब कुछ आपके मूल्यों पर आधारित होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह कभी सोचते ही नहीं। वे दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के नियमों और भीड़ की नकल में अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन में अगर स्थायी सफलता और शांति चाहिए, तो पहले यह तय करना जरूरी है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। क्या आपके लिए परिवार ज्यादा मायने रखता है या करियर? क्या आप ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं या पैसा कमाने को? क्या आप स्वतंत्रता चाहते हैं या सुरक्षा? जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आपकी मेहनत गलत दिशा में लग सकती है। इस अध्याय में लेखक एक अभ्यास का जिक्र करते हैं जिसे मूल्य स्पष्टता अभ्यास कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको यह करना होता है कि आप अपने जीवन के वो 10 मूल्य, वैल्यूज लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। जैसे ईमानदारी, स्वतंत्रता, परिवार, करुणा, सफलता, रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता, संतुलन, सेवा, आध्यात्मिकता। अब इनमें से सिर्फ 5 को चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और फिर उनमें से टॉप 3 को प्राथमिकता दीजिए। यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप गहराई से सोचते हैं तो आपको अपने सत्य का एहसास होता है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मूल्य कौन से हैं, तो वही आपके हर निर्णय और दिशा की कंपास बन जाते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके लिए सबसे जरूरी मूल्य है परिवार, स्वतंत्रता और सेवा, लेकिन आप एक ऐसे कॉरपोरेट नौकरी में हैं जहां 12-14 घंटे काम करना पड़ता है, छुट्टियां मुश्किल से मिलती हैं और आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। इस स्थिति में आप बाहर से सफल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से आप खाली और थके हुए महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जीवन आपके मूल्यों के विरोध में चल रहा है। जब जीवन और मूल्य एक दूसरे के साथ होते हैं, तभी सच्चा संतुलन और शांति मिलती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आपके मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि जब आप 20 के थे, तब पैसा कमाना आपका सबसे बड़ा मूल्य था, लेकिन अब जब आप 35 के हैं, तो परिवार या स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेखक कहते हैं कि हर 6 महीने या साल में अपने मूल्यों की समीक्षा करना जरूरी है, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी जिंदगी उस दिशा में जा रही है या नहीं। अध्याय का एक और शक्तिशाली भाग यह बताता है कि हमारे मूल्य ही हमारे सही और गलत की परिभाषा तय करते हैं। जब आप किसी स्थिति में फंसते हैं, जैसे कोई ऐसा काम करने का प्रस्ताव आता है जिससे पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो आपकी ईमानदारी के विरुद्ध है, तब आपके मूल्य ही तय करेंगे कि आप क्या चुनेंगे। अगर आपके मूल्य स्पष्ट नहीं हैं, तो आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नैतिक नींव मजबूत है, तो निर्णय आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि कई बार हमें समाज, माता-पिता या साथियों के द्वारा सीखे हुए मूल्य मिलते हैं जो हमारे नहीं होते। उदाहरण के लिए, कई लोगों को सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब बड़ा घर, बड़ी कार और ऊंचा ओहदा है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए सफलता का अर्थ
शांति, सरलता और आत्मसंतोष हो। जब आप दूसरों के मूल्य अपनाकर चलते हैं तो अंत में आप खुद से दूर हो जाते हैं। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, अपने सत्य को खोजो, न कि समाज की नकल करो। अध्याय के दूसरे भाग में लेखक बताते हैं कि एक बार जब आपके मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं तो आपको अपने लक्ष्य भी उन्हीं के अनुसार तय करने चाहिए। अगर आपके मूल्य परिवार और स्वास्थ्य हैं तो आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इन दोनों को प्राथमिकता दे सकें। अगर आप इन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो सफलता मिलने के बावजूद आप अधूरे रहेंगे। लेखक कहते हैं कि मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीना कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्ची आजादी है, क्योंकि तब आप अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होते हैं और किसी को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि जो कर रहे हैं वह आपके अंतर की सच्चाई है। यह अध्याय हमें एक और गहरा अभ्यास देता है, मूल्य संरेखण मूल्यांकन। इसमें आपको यह देखना होता है कि आपका हर दिन का जीवन आपके मूल्यों से कितना मेल खाता है। आप अपने दैनिक कार्यों, समय के उपयोग, रिश्तों और निर्णयों की समीक्षा करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने समय का ज्यादातर हिस्सा उन कामों में बिता रहा हूं जो मेरे मूल्यों के अनुसार हैं? क्या मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो मेरे मूल्यों का सम्मान करते हैं? क्या मेरे लक्ष्य मेरे जीवन मूल्यों को दर्शाते हैं? अगर उत्तर नहीं है तो यह समय है पुनः विचार करने का। लेखक कहते हैं कि यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है, लेकिन यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। और जब आप अपने जीवन को अपने मूल्यों के अनुरूप ढालना शुरू करते हैं तो हर दिन में ऊर्जा, स्पष्टता और शांति आने लगती है। अध्याय के अंत में लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम खुद से यह सवाल रोज पूछें, क्या मैं आज अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। यह सवाल हमें सतर्क बनाता है और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाता है। निष्कर्ष, क्लैरिफाई योर वैल्यूज, यानी अपने मूल्यों को स्पष्ट करो। यह अध्याय हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि जीवन की सच्ची दिशा तभी मिलती है जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम अंदर से मजबूत, स्पष्ट और संतुलित रहते हैं। फिर चाहे बाहर कुछ भी हो, भीतर की शांति बनी रहती है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे अदृश्य नियम होते हैं जिनके अनुसार वह सोचता है, निर्णय लेता है और अपना भविष्य बनाता है। ये नियम बाहरी नहीं होते, ये हमारे अंदर होते हैं, जिन्हें हम विश्वास, बिलीव्स कहते हैं। ये विश्वास ही हमारे दृष्टिकोण, भावनाओं, आदतों और जीवन की दिशा को तय करते हैं। चौथा अध्याय, एनालाइज योर बिलीव्स, यानी अपने विश्वासों का विश्लेषण करो। इसी गहराई को छूता है और हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से रूबरू कराता है। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी आज दिखती है वह पूरी तरह हमारे पुराने विश्वासों की उपज है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके भीतर कौन से विश्वास काम कर रहे हैं। हम उन्हें इतना आत्मसात कर लेते हैं कि वे हमें सच लगते हैं, जबकि वे केवल एक मानसिक धारणा होती है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। यह अध्याय बताता है कि हर इंसान के विश्वास दो स्रोतों से बनते हैं। 1, बचपन के अनुभव और शिक्षा। 2, समाज, परिवार और मीडिया से मिले विचार। बचपन में जो बातें बार बार सुनी जाती हैं वही हमारी मानसिक नींव बन जाती हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, दुनिया धोखेबाज है, तो ये बातें धीरे धीरे उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। बड़े होकर जब वह व्यक्ति कोई अवसर देखता है तो उसका दिमाग कहता है तू इसमें असफल हो जाएगा, और वह रुक जाता है, जबकि बाहर से देखने पर कोई भी कारण नहीं होता। लेखक बताते हैं कि विश्वास 2 प्रकार के होते हैं। 1, सशक्त विश्वास, एम्पावरिंग बिलीव्स, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। उदाहरण, मैं कुछ भी कर सकता हूं, दुनिया में अवसर भरे पड़े हैं, मेरे पास प्रतिभा है। 2, सीमित करने वाले विश्वास, लिमिटिंग बिलीव्स, जो आपको रोकते हैं, डराते हैं
और आपके अंदर असफलता का डर पैदा करते हैं। उदाहरण, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे पास समय नहीं है, लोग मुझे जज करेंगे। यह अध्याय बार बार इस बात पर जोर देता है कि जब तक आप अपने सीमित विश्वासों को नहीं पहचानते और उनका विश्लेषण नहीं करते, तब तक आप वही पुराने पैटर्न दोहराते रहेंगे और वही नतीजे मिलेंगे। लेखक हमें एक अभ्यास कराते हैं, विश्वास जांच अभ्यास, बिलीफ ऑडिट। इसमें हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर यह पूछना होता है, पैसा, मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूं? क्या मुझे लगता है कि पैसा बुरा है? क्या मुझे लगता है कि अमीर लोग घमंडी होते हैं? रिश्ते, क्या मैं यह मानता हूं कि सच्चा प्यार नहीं होता? क्या मुझे भरोसा है कि मैं किसी के साथ स्थायी संबंध बना सकता हूं? करियर, क्या मैं सोचता हूं कि मुझे सफलता नहीं मिल सकती? क्या मैं ये मानता हूं कि मेरा भाग्य कमजोर है? जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि आपकी सोच कितनी सीमित और नकारात्मक हो सकती है, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। और यही पहली सीढ़ी है, जागरूकता, अवेयरनेस। लेखक कहते हैं कि एक बार जब आप अपने विश्वासों को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है सवाल करना, क्वेश्चनिंग। आप खुद से पूछिए, क्या यह विश्वास मुझे सशक्त बनाता है या कमजोर करता है? क्या यह मेरा खुद का अनुभव है या किसी और का थोपा हुआ विचार? क्या यह आज भी सच है या बस एक पुराना डर? जब आप इन सवालों को ईमानदारी से पूछते हैं तो कई झूठ खुद ब खुद उजागर हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आपने कितने वर्षों तक ऐसे झूठे विश्वासों को सच मानकर जिया है जो अब आपके किसी काम के नहीं हैं। यह अध्याय बताता है कि विश्वास बदलना मुश्किल नहीं है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति और अभ्यास हो। लेखक बताते हैं कि नया विश्वास बनाने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। 1, नए विश्वास को बार बार दोहराना, रेपिटेशन। जैसे आप हर दिन यह कहें, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के लायक हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। 2, प्रमाण ढूंढना, फाइंडिंग एविडेंस। अपनी जिंदगी में उन घटनाओं को खोजिए जहां आपने साहस दिखाया, सफलता पाई या निर्णय लिया। 3, नई भावनात्मक ऊर्जा जोड़ना, इमोशनल चार्ज। जब आप नया विश्वास दोहराएं तो उसमें भावनात्मक ऊर्जा भरें, जैसे जोश, उत्साह, और कल्पना करें कि वह विश्वास पहले से सच है। लेखक यह भी समझाते हैं कि पुराने विश्वास जाने नहीं देते, वे बार बार लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप सजग रहें और हर बार उन्हें पकड़ें और कहें, अब मैं तुम्हें नहीं मानता, तो धीरे धीरे वे कमजोर होते जाएंगे। नया विश्वास तभी जड़ें जमाएगा जब आप उसके अनुसार कार्य करेंगे। सोच को व्यवहार में लाना ही असली बदलाव है। एक दिलचस्प उदाहरण लेखक यह देते हैं, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है और आपका विश्वास है, मैं मंच पर कुछ बोल नहीं सकता। अब आप इस विश्वास को बदलते हैं, मैं लोगों से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकता हूं। फिर आप छोटे कदम उठाते हैं, दोस्तों के सामने बोलना, वीडियो रिकॉर्ड करना, छोटे इवेंट्स में हिस्सा लेना। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, नया विश्वास गहराता जाता है और पुराना डर मिटता जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपके विश्वास सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी आर्थिक स्थिति, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य भी। अगर आपका विश्वास है कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, तो चाहे कितना भी अच्छा खान पान हो, आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप सोचें, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, तो आपकी आदतें और शरीर भी उसी अनुरूप ढलने लगेंगे। लेखक यह भी जोर देते हैं कि सिर्फ सकारात्मक सोचना ही काफी नहीं है, आपको सत्य को भी देखना है। अगर आप असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कोई ऐसा विश्वास है जो आपको रोक रहा है। उसे ढूंढिए, स्वीकार कीजिए और बदलिए। यही आत्मविकास का सबसे मजबूत आधार है। अध्याय के अंत में लेखक हमें एक शक्ति मंत्र देते हैं, मैं अपने विश्वासों का मालिक हूं। मैं वह नहीं हूं जो दूसरों ने मुझे सिखाया है, मैं वह बन सकता हूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारी जिंदगी का असली नियंत्रण हमारे विश्वासों में छिपा है। अगर हम अपने विश्वासों का गहराई से विश्लेषण करें
तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी सीमाएं बाहर नहीं, भीतर हैं। जब हम उन्हें पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं, तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। यही इस अध्याय का सार है। अपनी सोच को देखो, समझो और बदलो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। क्या आप जानते हैं कि आपका भविष्य पहले से लिखा नहीं गया है? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत, नसीब या सितारों के चलने पर आधारित हो। आपका भविष्य आपके विचारों, आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपके रोजमर्रा के कार्यों से बनता है। इसी मूल विचार के साथ शुरू होता है यह अध्याय, क्रिएट योर ओन फ्यूचर, यानी अपना भविष्य खुद बनाओ। लेखक हमें सबसे पहले यह एहसास दिलाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने भविष्य को लेकर किसी चमत्कार या संयोग का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि एक दिन अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा, कोई जादू होगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि हर महान व्यक्ति ने अपने भविष्य को जानबूझकर, सोच समझकर और मेहनत से बनाया है। इसलिए पहला कदम है अपने भविष्य को एक योजना की तरह देखना, एक दुर्घटना की तरह नहीं। जैसे एक बिल्डर एक इमारत को बनाने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट तैयार करता है। नींव कैसी होगी, मंजिलें कितनी होंगी, कमरे कहाँ होंगे, वैसे ही आपको अपने भविष्य की भी एक ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए। और ये ब्लूप्रिंट बनती है दृष्टि, विजन से। भविष्य का पहला निर्माण कल्पना में होता है। हर महान परिवर्तन सबसे पहले कल्पना में होता है। लेखक कहते हैं कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वह पहले आपको अपने दिमाग की आंखों से देखना होगा। चाहे वह एक सफल व्यवसाय हो, खुशहाल परिवार हो, आर्थिक आजादी हो या आत्मिक संतुलन, आपको पहले खुद को उस भविष्य में देखना होगा जैसे वह पहले से सच है। इसलिए लेखक एक शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं, फ्यूचर विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5-10 मिनट खुद को शांत वातावरण में बैठाइए और अपने आदर्श भविष्य की कल्पना कीजिए। आप क्या काम कर रहे हैं, किस जगह पर हैं, आपके पास कौन कौन है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस अभ्यास का लक्ष्य है अपने अवचेतन मन में वह छवि गहराई से बिठाना जिसे आप बनना चाहते हैं। जब आपका अवचेतन उस छवि को स्वीकार कर लेता है, तो वह आपको उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा निर्माण वर्तमान में होता है कल्पना करना। पहला कदम है, लेकिन काम करना उसका दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है। लेखक कहते हैं, भविष्य तब बनता है जब आप आज वह कदम उठाते हैं जो कल आपको वहां ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। बहुत से लोग भविष्य को लेकर सपने तो देखते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं। उनका आज का दिन किसी स्पष्ट दिशा के बिना बीतता है। वे न तो किसी योजना पर चलते हैं, न ही अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं। यही वजह है कि उनके पास बिजी लाइफ होती है, लेकिन प्रोडक्टिव लाइफ नहीं। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं, हर दिन अपने भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम उठाओ। चाहे वो किताब पढ़ना हो, नई स्किल सीखना हो, एक छोटा सा निर्णय लेना हो या बस अपने नकारात्मक सोच से बाहर निकलना हो। हर छोटा कदम एक ईंट की तरह होता है जो आपके भविष्य की इमारत में जुड़ता जाता है। जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ा मोड़। लेखक इस अध्याय में बार बार जोर देते हैं कि अगर आप सच में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी और को दोष देना बंद कीजिए, हालातों का बहाना बनाना छोड़िए और सबसे अहम यह मानिए कि आपके जीवन के लिए आप ही उत्तरदायी हैं। ये सोच बहुत सशक्त बनाती है, क्योंकि जैसे ही आप मानते हैं कि मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं, उसी पल से आप बदलाव के लिए सक्षम हो जाते हैं। फिर आप रुकते नहीं, आप योजना बनाते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेखक की चेतावनी, समय सबसे बड़ा निर्णायक है। आप जो कुछ भी अपने भविष्य के लिए बनाना चाहते हैं, वह आज के समय प्रबंधन पर निर्भर है। अगर आप अपना समय टीवी, सोशल मीडिया या अनावश्यक बातचीत में गंवा रहे हैं, तो वह समय लौटकर नहीं आएगा। वही समय अगर आप अपने विकास, अध्ययन और कौशल निर्माण में लगाएं, तो आपका भविष्य बहुत तेजी से बदल सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, हर दिन का उपयोग ऐसे करो जैसे वह तुम्हारे सपनों का बीज है, क्योंकि वही सच है। अध्याय 6, अपने सच्चे लक्ष्यों को निर्धारित करो। डिटर्मिन योर ट्रू गोल्स। हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं,
पैसा, सफलता, नाम, सम्मान, शांति या रिश्तों में संतुलन। लेकिन क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि जो आप चाहते हैं, क्या वह वास्तव में आपका अपना लक्ष्य है या किसी और की उम्मीदों का बोझ? लेखक इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक आप अपने सच्चे लक्ष्य नहीं पहचानते, तब तक आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, असली संतोष और सफलता नहीं मिल सकती। सच्चे लक्ष्य वो होते हैं जो आपके दिल की गहराई से जुड़े होते हैं, जो आपकी आत्मा को प्रेरित करते हैं, जो आपकी मूल इच्छाओं, मूल्यों और जुनून से तालमेल रखते हैं। तो सच्चे लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? 1. खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें। अगर पैसा कोई मुद्दा ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? कौन से काम करते समय मैं समय भूल जाता हूं? जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो कौन सी चीजें मुझे गर्व देंगी? इन सवालों के जवाबों में आपके सच्चे लक्ष्य छिपे होते हैं। 2. दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलो। हम अक्सर ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो समाज, माता पिता या दोस्तों की उम्मीदों पर आधारित होते हैं। जैसे मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, जबकि अंदर से हम कुछ और बनना चाहते हैं। यह अध्याय आपको यह साहस देता है कि आप अपने लिए सोचें और उस दिशा में चलें जो सचमुच आपकी है। 3. स्पष्टता सबसे बड़ी शक्ति है। लेखक कहते हैं कि जब आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो आपका दिमाग भ्रमित रहता है और आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जैसे ही आप तय करते हैं कि यही मेरा असली लक्ष्य है, पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता में लग जाता है। सच्चे लक्ष्य का मतलब है वह चीज जो आपको अंदर से हिला दे, जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे, जो आपको डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत दे। दूसरा संस्करण सरल, सहज और सीधी भाषा में, लगभग 1000 शब्द। अध्याय 6 अपने सच्चे लक्ष्य पहचानो। यह अध्याय बहुत सीधी बात करता है। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप सच में चाहते क्या हो, तब तक कुछ भी पाने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसा हो, कार हो, नाम हो, लेकिन अगर वह सब किसी और के कहने पर पाया गया है तो वो कभी दिल को सुकून नहीं देगा। इसीलिए लेखक कहते हैं, अपने सच्चे लक्ष्य खुद तय करो, वो जो तुम्हारे दिल से निकले, ना कि दुनिया के दबाव से। लेखक 3 आसान स्टेप देते हैं। 1. जो नहीं चाहते वो भी जानो। अगर आपको साफ साफ पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, तो कम से कम ये सोचो कि आपको क्या नहीं चाहिए। जैसे, मैं एक बोरिंग नौकरी नहीं चाहता, मैं हमेशा पैसों की तंगी में नहीं रहना चाहता, मैं दूसरों की लाइफ कॉपी नहीं करना चाहता। ये नेगेटिव जवाब भी धीरे धीरे आपको पॉजिटिव दिशा की ओर ले जाते हैं। 2. मन से सुनो, दिमाग से नहीं। दिमाग तो आपको डर दिखाएगा। क्या ये प्रैक्टिकल है? लोग क्या कहेंगे? क्या इसमें पैसा है? लेकिन दिल कहता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसमें खो जाता हूं, ये काम मुझे जिंदा महसूस कराता है। अपने सच्चे लक्ष्य दिल की आवाज से आते हैं। 3. लक्ष्य को लिखो और बार बार देखो। जिस चीज को आप कागज पर उतारते हो, वो आधी हकीकत बन जाती है। उसे एक लाइन में लिखो, मेरा लक्ष्य है टांदा। उसे रोज पढ़ो, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करो। छोटे कदमों से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। निष्कर्ष दोनों संस्करणों के लिए, सच्चा लक्ष्य वही है जिसे आप खुद चुनते हो, जो आपकी आत्मा को खुशी देता है। जब आप अपने दिल की सुनते हो और अपनी सच्ची चाहत के लिए काम करते हो, तब जिंदगी में संतुलन, सफलता और सच्चा आनंद आता है। अध्याय 7 अपना सबसे बड़ा निश्चित उद्देश्य तय करो। डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनेट पर्पस। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, जब तक तुम्हारा जीवन किसी बड़े और स्पष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है, तब तक तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे एक ही बात होती है, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय किया और फिर पूरी जिंदगी उसे पाने में झोंक दी। यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि आप भी ऐसा ही करें। क्यों जरूरी है एक मेजर डेफिनेट पर्पस? जब आपके पास एक बड़ा, स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य होता है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपके निर्णय तेज और ठोस होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कठिनाइयों में भी आप डगमगाते नहीं। लेखक कहते हैं, जिन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, उनके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अपना उद्देश्य कैसे तय करें? 1.
अपने भीतर झांकें, वो क्या है जो आपको गहराई से प्रेरित करता है। 2. अपने टैलेंट्स और जुनून को जोड़ें, वो काम जिससे आपको संतोष भी मिलता है और आप उसमें अच्छे भी हैं। 3. उस उद्देश्य को लिखिए और हर दिन देखिए, जब आप उसे कागज पर उतारते हैं, वह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, एक मिशन बन जाता है। उदाहरण, मेरा निश्चित उद्देश्य है कि मैं एक प्रेरणादायक लेखक बनूं जो लाखों लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदले। अब योजना बनाओ, उद्देश्य तय करने के बाद अगला कदम है। समय सीमा तय करो, जरूरी कौशल सीखो। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करो। आपका उद्देश्य भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन उसे पाने का रास्ता छोटे लेकिन लगातार कदमों से बनता है। सबसे अहम, खुद पर विश्वास। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप उसे स्पष्ट रूप से तय करें, उसे लगातार सोचें, उस पर रोज काम करें। जब आप हर दिन अपने डेफिनेट पर्पस को याद रखते हैं, तो आपका मस्तिष्क, आपकी ऊर्जा, आपके विचार सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। अध्याय 8, शुरुआत वहीं से करो जहां हो। स्टार्ट एट द बिगिनिंग। कई बार हम किसी बड़े लक्ष्य या सपने की तरफ देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हमें पहले से बहुत कुछ आना चाहिए, हमारे पास ढेर सारे पैसे, टैलेंट या सपोर्ट होना चाहिए। और जब वो सब नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि अभी शुरुआत करने का वक्त नहीं है। लेकिन इस अध्याय का सबसे मजबूत संदेश है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस वहीं से शुरुआत करनी है जहां तुम आज हो। लेखक हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी बड़ा बना है, उसने एक सामान्य साधारण जगह से शुरुआत की थी। न तो वो सबसे अमीर था, न ही सबसे टैलेंटेड, और न ही उसके पास सारे संसाधन थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने शुरुआत कर दी थी। क्यों जरूरी है शुरुआत करना? कई लोग सोचते हैं कि वे तैयार होंगे तभी कदम उठाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। हर शुरुआत में डर होता है, हर कोशिश में थोड़ी असफलता होती है, लेकिन हर कदम के साथ रास्ता साफ होता जाता है। लेखक कहते हैं, अगर आप 10 साल तक इंतजार करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, तो 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। इसलिए चाहे आपके पास समय कम हो, पैसे कम हो, अनुभव कम हो, फिर भी शुरुआत करें। छोटी शुरुआत और बड़ी सफलता की नींव। कई बार छोटे छोटे कदम समय के साथ बड़ी इमारत बन जाते हैं। कोई भी लेखक पहला पन्ना लिखकर ही किताब शुरू करता है। कोई भी बिजनेस एक छोटे विचार से शुरू होता है। कोई भी फिटनेस यात्रा सिर्फ 5 मिनट की वॉक से शुरू होती है। आपको बस इतना तय करना है, मैं आज कुछ छोटा करूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। क्या रोकता है हमें? 1. डर। अगर मैं फेल हो गया तो? 2. तुलना, वो मुझसे कितना आगे है? 3. परफेक्शन की चाह, जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा। इन सभी मानसिक बाधाओं को लेखक बहुत सरल शब्दों में तोड़ते हैं। वो कहते हैं, जो लोग सफल होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस शुरुआत करते हैं, फिर सुधार करते हैं। क्या करना चाहिए? 1. अपना लक्ष्य देखो। पहले खुद से पूछो, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? 2. वर्तमान स्थिति देखो। अब खुद से पूछो, मैं अभी कहां हूं? 3. बीच की दूरी को टुकड़ों में बांटो। रोज सिर्फ एक छोटा टुकड़ा निपटाओ। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं। शुरुआत इंटरनेट पर 10 मिनट रिसर्च से हो सकती है। अगला कदम हो सकता है कोर्स को चुनना, फिर एक वीडियो देखना, फिर नोट्स बनाना। छोटे छोटे कदम लेने से आप बिना डरे आगे बढ़ते जाते हैं। लेखक की सलाह, प्रक्रिया पर ध्यान दो, नतीजों पर नहीं। जब आप शुरुआत करते हो तो जरूरी नहीं कि सब कुछ तुरंत सही चले। कई बार आप भटकते हो, कई बार गलती होती है, लेकिन यही सीखने का रास्ता है। लेखक हमें सिखाते हैं कि धैर्य, अनुशासन और एकाग्रता के साथ जो इंसान लगातार शुरुआत करता रहता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, पर कैमरा नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, सब्सक्राइबर कोई नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल से पहला वीडियो बनाते हैं, उसे अपलोड करते हैं और हर बार कुछ सीखते हैं, तो अगले 6 महीने में आप अपने आसपास के 90% लोगों से आगे होंगे। यही है शुरुआत का जादू। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार बस इतना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां हो,
क्या जानते हो या तुम्हारे पास क्या नहीं है, बस आज ही पहला कदम उठाओ। जीवन में असली जीत उनकी होती है जो डरते हुए भी शुरुआत कर देते हैं। अध्याय 9। अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और प्राप्त करें। पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सही वित्तीय आजादी आपको वो समय, शांति और स्वतंत्रता देती है जिससे आप अपने असली सपनों को पूरा कर सकें। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने आर्थिक जीवन को स्पष्ट, व्यवस्थित और मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम सिर्फ जीने के लिए न कमाएं, बल्कि सपनों के लिए कमाएं। लेखक का स्पष्ट संदेश है, जैसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में लक्ष्य तय करना जरूरी है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी लक्ष्य तय करना उतना ही अनिवार्य है। पहला कदम, साफ साफ तय करें कि आप क्या चाहते। आपकी वित्तीय आजादी की शुरुआत होती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मुझे हर महीने कितनी इनकम चाहिए, अगले 5 सालों में मैं कितना पैसा सेव करना चाहता हूं, मैं किस उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, क्या मैं रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा हूं। जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपकी कमाई सिर्फ खर्चों में बह जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं, पैसे का मालिक बनो, उसका गुलाम नहीं। दूसरा कदम, लक्ष्यों को वर्गों में बांटो। अपना आर्थिक भविष्य तय करने के लिए लक्ष्यों को स्पष्ट श्रेणियों में बांटना जरूरी है। 1. शॉर्ट टर्म 102 साल, जैसे कर्ज चुकाना, इमरजेंसी फंड बनाना, बाइक या मोबाइल लेना। 2. मिड टर्म 3-5 साल, जैसे कार खरीदना, घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई। 3. लॉन्ग टर्म 5+ साल, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग, पैसिव इनकम बनाना। हर लक्ष्य के लिए एक राशि तय करें और समय सीमा निर्धारित करें। तीसरा कदम, बजट बनाओ और पैसे को काम पर लगाओ। सिर्फ कमाना काफी नहीं है, पैसे को संभालना और बढ़ाना भी आना चाहिए। लेखक इस अध्याय में बहुत सटीक रणनीतियां बताते हैं। 50-30-20 नियम अपनाओ। 50% आवश्यक खर्च, 30% इच्छाओं के लिए, 20% सेविंग्स और निवेश के लिए। हर महीने इनकम आने पर पहले सेविंग निकालो, फिर खर्च करो। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, FD, PPF जैसे साधनों में निवेश शुरू करो। हर रुपया जो बचता है वह आपको और आपके सपनों को मजबूत करता है। चौथा कदम, कर्ज से मुक्ति की रणनीति बनाओ। कर्ज, डेट, एक ऐसा बोझ है जो आपकी प्रगति को धीमा कर देता है। लेखक बताते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करो और एक एक करके सब खत्म करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। क्रेडिट कार्ड के बिल, लोन, EMI और अन्य देनदारियां पहले पूरी करें ताकि आप मानसिक और आर्थिक रूप से मुक्त हो जाएं। 5वां कदम, फाइनेंशियल एजुकेशन पर निवेश करो। लोग हर चीज सीखते हैं, लेकिन पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने का तरीका नहीं सीखते। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड, यूट्यूब, कोर्सेस या सेमिनार्स से सीखो। निवेश की भाषा समझो। म्यूचुअल फंड, शेयर, गोल्ड, रियल एस्टेट। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल रूप से समझदार बनेंगे, उतनी तेजी से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। छठा कदम, अपने परिणामों की निगरानी करो। हर महीने या हर तिमाही अपने खर्च और बचत का रिव्यू करो। क्या आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं? कहां बदलाव की जरूरत है? आपका बजट और प्लानिंग भी एक जीवित दस्तावेज की तरह है, उसे समय समय पर सुधारना जरूरी है। अंत में सबसे अहम बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब आप पैसे के लिए नहीं, बल्कि पैसे आपके लिए काम करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि फाइनेंशियल लक्ष्य पूरे करने से सिर्फ पैसा नहीं आता, बल्कि आत्मसम्मान, आजादी और सपनों को जीने की शक्ति आती है। निष्कर्ष, सेट एंड अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। इस अध्याय का मूल संदेश है, तय करो कि तुम्हें पैसे से क्या चाहिए, उसकी योजना बनाओ और फिर बिना रुके उस पर काम करते जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके पास कितना है, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप आज से क्या करना शुरू करते हैं। अध्याय 10, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। दुनिया में असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने काम में मास्टर बन जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने फील्ड के बेस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में हों, नौकरी में हों, पढ़ाई कर रहे हों या कोई कला सीख रहे हों,
तो आपको खुद को उस क्षेत्र में लगातार सुधारते रहना होगा जब तक कि आप एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी न बन जाएं। लेखक साफ कहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब लोग सबसे बेस्ट को ढूंढते हैं और वो वही इंसान होता है जो खुद को लगातार निखार रहा होता है। शुरुआत करें, सीखना कभी मत छोड़ें। हर विशेषज्ञ पहले एक नौसिखिया ही होता है। लेखक कहते हैं कि आपको रोज यह तय करना चाहिए, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? क्या मैं अपने काम के बारे में दूसरों से ज्यादा जानता हूं? क्या मैं 1% रोज बेहतर बन रहा हूं? आपको खुद से वादा करना होगा कि आप कभी सीखना बंद नहीं करेंगे। पढ़ाई और अभ्यास। ज्ञान में महारत की कुंजी इस अध्याय में बताया गया है कि हर सफल व्यक्ति अपने क्षेत्र से जुड़ी किताबें, ऑडियो, वीडियो, कोर्सेज और ट्रेनिंग्स में लगातार निवेश करता है। लेखक की सलाह, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने क्षेत्र से जुड़ी किताब पढ़ें। सप्ताह में एक कोर्स या ऑनलाइन ट्यूटोरियल करें। हर सफल व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें। जितना आप सीखते हो उतना आपका आत्मविश्वास और वैल्यू बढ़ता है। सीखने के 3 तरीके। 1. सेल्फ स्टडी, स्वाध्ययन, किताबें, वीडियो, लेख। 2. मेंटरशिप, गुरु सीनियर्स से सीखना। ऐसे लोगों के पास जाएं जो आपसे बेहतर हैं। 3. प्रैक्टिस, अभ्यास, जो सीखा है उसे बार बार दोहराना और सुधारना। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे बार बार अभ्यास में नहीं लाया जाए। अपने स्किल्स को रोज अपडेट करें। आज की दुनिया बहुत तेज बदल रही है। जो स्किल आज जरूरी है वो कल पुरानी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को अपग्रेड करते रहें। टेक्नोलॉजी में बदलाव पर ध्यान दें, नई ट्रेंड्स और टूल्स सीखें। अपने फील्ड में क्या नया हो रहा है वह हमेशा जानें। आपका विकास आपके स्किल्स के विकास से जुड़ा है। एक्सपर्ट बनने की प्रक्रिया। 1. फोकस चुनें, किस चीज में आप मास्टर बनना चाहते हैं। 2. गहराई में जाएं, उस एक चीज को बहुत गहराई से जानें। 3. दूसरों को सिखाएं, जब आप सिखाते हैं तो आपकी समझ और बढ़ती है। 4. मास्टर बनो, फिर दूसरों से बेहतर बनो। जब आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप वो करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। परिणाम क्या मिलते हैं? आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपको चुनते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, कंपनियां एक्सपर्ट को ज्यादा पैसा देती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप जानते हैं कि आप सबसे बेस्ट हैं, आपको पहचान मिलती है, समाज, कंपनी या इंडस्ट्री में आपका नाम होता है। लेखक का संदेश, जो लोग एक्सपर्ट बनते हैं वो औसत से ऊपर उठते हैं। वे तय करते हैं कि वे अपने समय, दिमाग और ऊर्जा को सर्वोच्च स्तर पर लगाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपको रातों रात जादू करना है। इसका मतलब है रोज सीखो, रोज सुधारो और एक दिन सब लोग कहेंगे वो इंसान अपने फील्ड का मास्टर है। निष्कर्ष, बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड एक ऐसा मंत्र है जो हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप औसत से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। अध्याय 11, अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को श्रेष्ठ बनाओ। ऑप्टिमाइज योर हेल्थ एंड वेलनेस। कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना, कोई भी सफलता तब तक अधूरी है जब तक आपका शरीर और दिमाग उसका साथ देने की हालत में न हो। इस अध्याय में लेखक बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना सीखिए, क्योंकि एक कमजोर शरीर में बड़े सपने बोझ बन जाते हैं और थका हुआ मन कभी फोकस नहीं कर पाता। शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता। लेखक कहते हैं कि आपकी शारीरिक ऊर्जा आपकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करती है। जब आप फिट, एक्टिव और हेल्दी होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है, लक्ष्य की तरफ काम करने का जोश बना रहता है। इसके विपरीत, जब शरीर सुस्त, बीमार या थका रहता है तो आप चाहे कितना भी मोटिवेशन सुन लें, कुछ नहीं बदलता। सही खान पान, सही सोच, स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है आपकी थाली से। लेखक बताते हैं कि प्रोसेस्ड और जंक फूड आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। चीनी, तले हुए पदार्थ और ज्यादा कैफीन दिमाग को सुस्त करते हैं। वहीं हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और पर्याप्त पानी आपकी मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। लेखक सुझाव देते हैं, दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और नींबू से करें।
दिन में कम से कम 2 फल और 3 तरह की सब्जियां जरूर लें। ज्यादा खाना नहीं, सही खाना जरूरी है। रोजाना व्यायाम, छानबास, लंबा जीवन प्लस तेज प्रगति। चाहे आप कितना भी बिजी हों, 15 से 30 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज हर दिन जरूरी है। ये सिर्फ वजन घटाने या फिट दिखने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग, इम्यून सिस्टम, हार्मोन और नींद की क्वालिटी के लिए है। लेखक कहते हैं, यदि आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल सकते तो बीमार पड़ने के लिए तैयार रहिए। एक्टिविटी के आसान तरीके: सुबह टहलना, सीढ़ियों का उपयोग, डेस्क स्ट्रेच योग या प्राणायाम। नींद, मानसिक स्वास्थ्य की रीढ़। बिना नींद के आप कोई भी लक्ष्य नहीं पा सकते। लेखक इस अध्याय में साफ कहते हैं कि नींद आपकी याददाश्त, क्रिएटिव सोच, मूड, निर्णय लेने की शक्ति को सीधा प्रभावित करती है। रोज 7-8 घंटे की शांत नींद लें। सोने से पहले मोबाइल से दूरी, हल्का भोजन और शांत वातावरण रखें। मानसिक तंदुरुस्ती, लक्ष्य की स्पष्टता। सिर्फ शरीर नहीं, मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। लेखक बताते हैं कि मानसिक थकान या चिंता आपके आत्मबल को कम कर देती है। उपाय: रोज 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 5-10 मिनट की शांति, पॉजिटिव सोच और आत्मसंवाद। आपका मन जितना स्थिर होगा, आपके लक्ष्य उतने तेजी से पूरे होंगे। हाइड्रेशन, ऊर्जावान जीवन पानी पीना कोई मामूली आदत नहीं, यह आपके शरीर का फ्यूल है। लेखक सलाह देते हैं, दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पिएं। सुबह उठकर सबसे पहले 2 ग्लास पानी, मीठे पेयों की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या साधारण पानी लें। शरीर जितना साफ रहेगा, दिमाग उतना स्पष्ट चलेगा। स्वास्थ्य की योजना, बाकी सब की गारंटी। जैसे आप अपने लक्ष्य के लिए प्लान बनाते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य के लिए भी रणनीति बनाएं। हफ्ते का मील प्लान, एक्सरसाइज शेड्यूल, हेल्थ चेकअप की रूटीन। आपका शरीर आपका वाहन है, और वाहन अगर साथ न दे तो सफर रुक जाता है। लेखक की प्रेरक सीख, सफलता का मजा तब है जब आप उसे जी भी सको। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन वो ताकत है जिससे आप हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए खुद से वादा कीजिए, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि बिना इसके कोई सपना पूरा नहीं होगा। निष्कर्ष: ऑप्टिमाइज योर हेल्थ एंड वेलनेस। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, जब तक आप स्वस्थ नहीं, तब तक कुछ भी आसान नहीं। अगर आप अंदर से ऊर्जा से भरे हैं, तो आप नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। अपने शरीर, नींद, भोजन, पानी और मन का ख्याल रखना एक महान लीडर की निशानी है। अध्याय 12, रुकावटों को हटाओ, रिमूव द रोड ब्लॉक्स। हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावटें आती ही हैं। ये रुकावटें बाहर की भी हो सकती हैं, जैसे पैसे की कमी, संसाधनों का अभाव या गलत लोग, और ये अंदर की भी हो सकती हैं, जैसे डर, संकोच, आलस, आत्मसंदेह या नकारात्मक सोच। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा विजेता वह होता है जो रुकावटों को पहचानकर उन्हें एक एक करके रास्ते से हटाना जानता है। जब तक आप ये नहीं करते, तब तक कोई भी लक्ष्य केवल सपना ही बना रहेगा। पहली रुकावट, डर सबसे आम और सबसे ताकतवर रुकावट है। डर असफलता का, आलोचना का, रिजेक्शन का, या फिर यह डर कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या। लेखक कहते हैं, डर का इलाज है काम करना। जितना आप एक्शन लोगे, डर उतना ही कम होता जाएगा। डर को हटाने के तरीके: छोटे छोटे कदम लेकर शुरुआत करो। डर को लिखो और सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है। खुद से कहो, मैं इस डर से बड़ा हूं। दूसरी रुकावट, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये सब अंदर के दुश्मन हैं। इस तरह की सोच आपकी ऊर्जा को खा जाती है और आपको अंदर से तोड़ देती है। लेखक सलाह देते हैं, रोज सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। उन बातों की लिस्ट बनाओ जो तुम अब तक कर चुके हो। खुद को विक्टिम नहीं, क्रिएटर समझो। तीसरी रुकावट, पुराने विश्वास और आदतें। कई बार हमने बचपन से ऐसे विचार पाल रखे होते हैं जो अब हमारे लक्ष्य के रास्ते में दीवार बन चुके हैं। जैसे, पैसे वाले लोग गलत होते हैं, मुझे ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, मैं औसत ही ठीक हूं। इन विश्वासों को पहचानो, चुनौती दो और बदलो। चौथी रुकावट, आलस और टालमटोल। आपको पता है क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं
यही सबसे खतरनाक रुकावट है। इसके समाधान: दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करो। 5 मिनट नियम अपनाओ। सिर्फ 5 मिनट करूंगा, अक्सर पूरा हो जाता है। टास्क को छोटे हिस्सों में बांटो। 5वीं रुकावट: गलत संगति। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आत्मविश्वास और लक्ष्य पर असर डालते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपको रोकते हैं, या खुद ने कभी कुछ बड़ा नहीं किया, तो वो खुद आपके रास्ते की रुकावट है। ऐसे लोगों से दूर रहो और उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। रुकावटें हटाने की प्रक्रिया 1: पहचानो, क्या चीज रास्ता रोक रही है, अंदर की या बाहर की। 2: लिखो, हर रुकावट को कागज पर उतारो। 3: रणनीति बनाओ, हर रुकावट को हटाने का एक एक कदम सोचो। 4: एक्शन लो, डर और असमर्थता को हिलाकर रख दो। 5: नियमित समीक्षा करो, क्या वो रुकावट अब भी है। लेखक की सीख: आपका सपना असंभव नहीं है, रास्ते की रुकावटें अस्थायी हैं। अगर आपने उन्हें हटाना सीख लिया तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। निष्कर्ष: रिमूव द रोड ब्लॉक्स। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि हर मंजिल के रास्ते में बाधाएं आती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग रुकावटों को हटाकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो आज से एक एक रुकावट को पहचान कर हटाना शुरू करें। अध्याय 13: अपनी प्रगति को मापो। मेजर योर प्रोग्रेस। अगर आपने कोई लक्ष्य तय किया है तो यह भी उतना ही जरूरी है कि आप नियमित रूप से देखें कि आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ सपने देखना और मेहनत करना काफी नहीं। सफलता तभी मिलेगी जब आप यह माप सकें कि आप कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ तक पहुंचना है। लेखक कहते हैं, जो मापा जाता है वही सुधरता है। अगर आप अपने प्रयासों और परिणामों को नहीं माप रहे तो आप बस अंदाजे से जी रहे हैं। क्यों जरूरी है प्रगति को मापना? 1. स्पष्टता मिलती है, आप जान पाते हैं कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। 2. प्रेरणा मिलती है, जब आप देख पाते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. समय की बचत होती है, अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो समय रहते सुधार कर सकते हैं। 4. जवाबदेही बढ़ती है, आपको खुद को जवाब देना होता है कि आपने आज क्या किया, क्या क्या मापा जा सकता है। 1. कार्य की मात्रा, आपने कितना काम किया, जैसे रोज कितने कॉल किए, कितने घंटे पढ़ाई की। 2. गुणवत्ता, काम का स्तर कैसा था। 3. परिणाम, आपके कार्य से क्या नतीजा निकला। 4. आदतें, आपने कितनी बार अच्छी आदतों को निभाया, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। कैसे मापें अपनी प्रगति? 1. डेली ट्रैकिंग, रोजाना निगरानी। हर दिन के अंत में 5 मिनट लें और खुद से पूछें, मैंने आज क्या किया? क्या मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब पहुंचा? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? 2. हफ्ते का रिव्यू, हर सप्ताह के अंत में 15-20 मिनट में ये रिव्यू करें। इस हफ्ते की उपलब्धियां क्या थीं? कौन सी गतिविधि सबसे फायदेमंद रही? किन चीजों में समय बर्बाद हुआ? 3. महीने का मूल्यांकन, हर महीने एक बार बैठकर देखें, इस महीने मैंने क्या सीखा? मैं अपनी योजना से कितना पीछे या आगे हूं? अगले महीने की रणनीति क्या होगी? टूल्स और आदतें जो मदद करेंगी, डायरी या जर्नल, अपनी गतिविधियां, भावनाएं और सीख हर दिन लिखें। ट्रैकर ऐप्स जैसे हैबिट ट्रैकर, गूगल शीट्स या कोई भी कैलेंडर विजन बोर्ड अपने लक्ष्य को आंखों के सामने रखें ताकि हर दिन प्रेरणा मिलती रहे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त या कोच जो आपको नियमित रूप से पूछे, क्या किया आज? प्रगति धीरे धीरे होती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखते। सच्चाई ये है कि सफलता धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन बनने वाली चीज है। हर दिन के छोटे छोटे कदम ही महीनों में बड़ी छलांग बनते हैं। 8% रोज सुधार, 365% साल में सुधार। गलतियों को पहचानना भी प्रगति है। यदि आप ईमानदारी से अपनी प्रगति को माप रहे हैं तो आप यह भी देख पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है। यह आत्मविश्लेषण आपको और भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। गलतियां रुकावट नहीं, दिशा संकेत होती हैं, अगर आप उन्हें पहचान लें। लेखक की प्रेरक बात, जब आप अपने कार्य, समय, आदत और लक्ष्य की निगरानी करना शुरू करते हैं
तब आप अपने जीवन के सच्चे मालिक बनते हैं। बिना ट्रैकिंग के आप बस तुक्के पर चल रहे होते हैं। निष्कर्ष, मेजर योर प्रोग्रेस। अध्याय हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य को पाने के लिए केवल मेहनत नहीं, निगरानी भी जरूरी है। जब आप अपनी गतिविधियों और परिणामों को ट्रैक करते हैं तो आपकी सफलता का रास्ता तेज और स्पष्ट हो जाता है। खुद के प्रति ईमानदार रहें और हर दिन की प्रगति को छोटा ही सही पर दर्ज करें।